तारों में क्या रखा है, सितारों में क्या रखा है। आइए जुड़िए हमारे साथ, करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। इस तरह घर में बैठ के समय बिताने में क्या रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय सिंह कैरियर विल पावर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी का एक सॉलिड टॉपिक लेकर आया हूँ, काव्यशास्त्र। आइए जानते हैं कि काव्यशास्त्र क्या होता है। पहले मैं आपको परिचित करवा दूं कि काव्यशास्त्र हमें कहाँ फायदा देता है। काव्यशास्त्र हमारे क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th में हमें आप देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे तो पीछे काव्य सौंदर्य करके लिखा हुआ है, जिसे हमें पढ़ना पड़ता है। उसमें रस, छंद और अलंकार के रूप में ये सारी बातें हमें मिलती हैं। तो आइए जानते हैं ये होता क्या है एक्चुअली में सही चीज। तो अब हम जानते हैं कि काव्य शास्त्र के प्रणेता और इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई है, जानने का प्रयास करते हैं। तो काव्य शास्त्र के आद्य आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। इन्होंने काव्य शास्त्र के क्षेत्र में बहुमूल्य अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इनकी ख्याति का आधार इनका एकमात्र ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की ख्याति का आधार नाट्यशास्त्र माना जाता है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय बताए गए हैं। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय बताए गए हैं और इसी 36 अध्याय के छठवें अध्याय में आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया है। उन्होंने इसी मतलब नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और इसके छठवें अध्याय में इन्होंने रस सिद्धांत दिया हुआ है। रस सिद्धांत दिया हुआ है और इन्होंने बताया है कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। किससे होती है? विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो आचार्य भरत मुनि ने विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव की चर्चा करते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि इनके सूत्र में एक चीज की कमी रह गई थी। इन्होंने स्थायी भाव की चर्चा नहीं की है। ये स्थायी भाव की चर्चा नहीं करते हैं। स्थायी भाव की चर्चा नहीं करते हैं, जो कि इनके सिद्धांत में त्रुटि मानी गई है। इसके फलस्वरूप कई आचार्यों ने इसकी पूर्ति के लिए अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। सर्वप्रथम आचार्य भट्ट लोल्लट। सर्वप्रथम आचार्य भट्ट लोल्लट। आचार्य भट्ट लोल्लट ने इनके सिद्धांत का खंडन किया और बताया कि इसमें संचारी भाव का क्या महत्व है। इसके बाद आचार्य भट्ट नायक आते हैं। आचार्य भट्ट नायक
इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इसी क्रम में दो विद्वान और आते हैं जिनमें आचार्य अभिनवगुप्त का भी नाम शामिल बताया जाता है। ये सभी आचार्यों ने मिलकर इस सिद्धांत को पूरा करने का श्रेय इन्हीं सबको जाता है। आइए थोड़ा से इसको हम लोग समराइज करते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या जाने हैं। सबसे पहले देखते हैं ये काव्य शास्त्र के आद्य आचार्य भरत मुनि बताए गए हैं। इनकी ख्याति का आधार नाट्य शास्त्र ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 36 अध्याय की चर्चा की गई है। इस अध्याय में 36 अध्याय, इस नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और इस 36 अध्याय के 6वें अध्याय में इन्होंने रस सिद्धांत दिया है और इस रस सिद्धांत में उन्होंने एक सूत्र बताया है जिसका नाम है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक त्रुटि रह जाती है कि इन्होंने स्थायी भाव का जिक्र नहीं किया, जिसके फलस्वरूप उनके कुछ अनुयायी शिष्य आचार्य भट्ट, आचार्य शंकुक एवं आचार्य अभिनवगुप्त आदि विद्वानों ने इनके सिद्धांत को पूर्ण करने का प्रयास किया। आज आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं, बस ये इसका परिचय दे रहा हूं। अब इसके बाद जब मैं मिलूंगा तो मैं इसमें बताऊंगा कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, किस रस को नहीं माने हैं, आदि चीजों को मैं बताऊंगा और पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगा कि रस क्या है। जैसे आचार्य केशवदास ने भी रस की चर्चा की है कि नवहु रस के भाव तह तिनके सब विचार, सबके केशवदास है नायक है सिंगार। उन्होंने अपनी रसिक प्रिया में रस के बारे में बहुत बढ़िया से जिक्र किए हैं। आज की इस वीडियो में ज्यादा ना आगे बढ़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अरे यार गर्मी बहुत